Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you. काम देगा फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, संघनन के स्वरूप। ठीक है, इससे संबंधित छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे फ्रॉस्ट पाला क्या होता है, हल क्या होता है, स्नोफॉल क्या होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ड्यू पॉइंट क्या होता है, जो फ्रॉस्ट होता है उसका इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स क्या होता है, एटसेट्रा। और हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पर वाइंड के बारे में, विंड के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको लाइट या धूप। चलिए आज बिना देर किए, बिना यानी किसी फॉर्मेलिटी के हम लोग फटाक से टॉपिक शुरू करते हैं। कंडेंसेशन क्या है, संघनन क्या है। वैसे संघनन मैंने इससे पहले की वीडियो आपने देखे रहे होंगे, मैंने वहाँ पर रेनफॉल बताया था, अगर आपको याद होगा तो रेनफॉल बताया था, वर्षा। तो वर्षा में मैंने थोड़ा सा संघनन को बताया था कि संघनन कैसे होता है, और यहाँ पर भी इसके स्वरूप पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। स्वरूप कौन कौन से रूप में हो सकता है ये संघनन। तो सीधे सीधे मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट है। फर्स्ट आता है ड्यू। ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ड्यू, ओस बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग, ओस विंटर सीजन में आपको ये दिखाई देता है। तो मैं सीधे आता हूँ इस पॉइंट में। जब एटमॉस्फियर में वाटर वेपोर अर्थात जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल की वायु को सैचुरेटेड कंडीशन में कन्वर्ट कर देती है, संतृप्त कर देती है, तो उस अवस्था में जो जल वेपोर है उसके कुछ पार्ट्स वाटर ड्रॉप्स के रूप में जितने भी प्रकार के घास पात आते हैं उसमें जम जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प, मतलब वायुमंडल में जो वाष्प उपस्थित होता है, वाटर वेपोर जल वाष्प उपस्थित होता है, रात में टेम्परेचर कम होने के कारण हवा के द्वारा संतृप्त हो जाती है। ठीक है, जो वाटर वेपोर होता है ये किसके द्वारा संतृप्त होती है, हवा के द्वारा संतृप्त होती है, एयर के द्वारा संतृप्त होती है। और ये जब संतृप्त हो जाती है तो संतृप्त होने से इसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, पानी की बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और वाष्प चूँकि वायुमंडल में है, वायु से संतृप्त है, तो जो उसको बेस मिलेगा, जैसे विभिन्न प्रकार के घास, ठीक है ना, जो पोएसी फैमिली जो होता है, पोएसी फैमिली, घास दूब, घास वाली प्रजाति, घास पात बोलते हैं हम लोग इसको, ऐसा घास पात, उसमें पानी की बूंद के रूप में जमा हो जाता है, ये ओस कहलाता है। ठीक है, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कंडेंसेशन से संपन्न होती है, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है इसका जिसको हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। वो वाले ड्यू नहीं है जो आप लोग अपने फ्रेंड लोगों के साथ में करते हैं, ये अलग वाला ड्यू है। ठीक है, ड्यू फैक्टर क्या होता है, जैसे आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह देखते होंगे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गेम्स स्टार्ट करने के लिए, तो वो सांग बोलते हैं इसको हिंदी में ड्यू पॉइंट। ठीक है, ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर हवा के किसी निश्चित वॉल्यूम में, हवा के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित, वॉल्यूम मतलब आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस निश्चित आयतन के हवा को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है ना, वो एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, हवा है। वायुमंडल में क्या है, एयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा है, एयर है। ठीक है, इस एयर को, ठीक है ना, एयर का यहाँ पर वॉल्यूम बताया गया है, एक निश्चित वॉल्यूम, निश्चित आयतन। ठीक है, इस निश्चित आयतन वाली वायु को जब वाटर वेपोर, सेम लगभग वाटर वेपोर
जल वाष्प संतृप्त करती है, मतलब इतनी वाटर वेपोर होगा कि वायु को संतृप्त कर देती है। ठीक है, संतृप्त कर देती है। तो संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट, ओसांग, ओस बिंदु बोलते हैं। मतलब जब वायुमंडल में जितनी जल वाष्प है वो एक निश्चित मात्रा की वायु को संतृप्त करती है, उस मात्रा को, उस वैल्यू को वहाँ पर ड्यू पॉइंट कहेंगे, और ड्यू पॉइंट के कारण ही ड्यू बनता है। क्लियर हुआ? थर्ड इसमें आता है फ्रॉस्ट या पाला, फ्रॉस्ट या पाला। ठीक है, ये काफ़ी परिचित होंगे इस शब्द से आप लोग, ठीक है ना। आपने देखे होंगे कभी कभी विंटर सीजन में, अक्सर विंटर सीजन जो होता है, ठंड का मौसम जो होता है, इस ठंड के मौसम में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, कम हो जाता है। और कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हो जाता है, नीचे। ठीक है, ये मैंने एरो बनाया है नीचे की तरफ, तो समझिए ड्यू पॉइंट क्या हो, सॉरी टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पर नीचे हो गया। नीचे होने के कारण, तापमान काफ़ी कम हो जाने के कारण जो जल वाष्प रहता है, ड्यू पॉइंट में आपने पढ़ा कि जल वाष्प वायु को संतृप्त करती है। और यहाँ पर आपको ये मिल रहा है कि विंटर सीजन में कभी कभी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, उससे भी नीचे चला जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो वाटर वेपोर होता है, जो जल वाष्प होता है, ये जो जल वाष्प होता है ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, स्नो या बर्फ के टुकड़े में, बर्फ के पीसेस में या टुकड़ों में ये कन्वर्ट हो जाता है, स्नो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्नो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, स्नो पीसेस, ठीक है, ये जो स्नो पीसेस है, हिम कण है, बर्फ का कण है, ये धीरे धीरे करके जब वहाँ पर उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो नीचे बरस पड़ती है, नीचे आके गिरती है। ठीक है, इस अवस्था को हम लोग पाला कहते हैं। जब टेम्परेचर नीचे हो जाए और पानी की बूंदें क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा सीधा वाष्प जो होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कहलाता है फ्रस्ट या पाला कहलाता है। नेक्स्ट फोर्थ इसमें आता है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और कंटेंट में बता देता हूँ। जो फ्रस्ट होता है और जो ड्यू होता है, पाला और जो ओस होता है ना, ये दोनों की बनने की प्रक्रिया लगभग एक समान है। ये मकोड़ा आ रहा है बीच में, काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये, कोई बात नहीं, मैं कभी इसका लाइव टेलीकास्ट आपके सामने ज़रूर करूँगा। चला गया बेचारा। तो पाला और ओस बनने की प्रक्रिया एक सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे अभी जो पढ़े उससे समझ में आ गया होगा कि दोनों की प्रक्रिया लगभग एक सी है। अंदर दोनों में सिर्फ इतना होता है कि जो फ्रस्ट होता है इसमें वायु, जो फ्रस्ट होता है, पाले होते हैं, इसमें वायु की जलवाष्प सीधे बर्फ के कण में परिवर्तित होती है। ये जो वाटर वेपोर है किस में है, ये वाटर वेपोर किस में है जी, एयर में है, वायुमंडल में है। ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है, वाटर वेपोर है, वो सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जा रही है, बर्फ के कण में परिवर्तित हो जा रही है। लेकिन जो ड्यू पॉइंट होता है उसमें वाटर वेपोर सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपोर किस में कन्वर्ट होता है, वायु में जो वाटर वेपोर है वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है, पानी की बूंद में। तो दोनों में अंतर ये है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हेल। ये वो वाला गो टू हेल वाला हेल नहीं है, ये अलग वाला हेल है, याद रखना। ओला, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं ओला। जब हमने बारिश के दिनों में देखे होंगे कि जो पानी की बूंदें होती है, वाटर ड्रॉप्स होती है, आकाश में इतनी अधिक ठंड हो जाती है, इतनी अधिक ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अक्सर कौन से सीज़न में, बारिश के मौसम में, बारिश के दिनों में। ठीक है, तो रेनी सीज़न होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। जो रेनी सीज़न होता है इसमें टेम्परेचर लो होने की वजह से, टेम्परेचर लो होने की वजह से इतनी ठंडी हो जाती है कि सीधे सीधे स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है ना, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन फॉल्स इन अर्थ। किस में गिरती है? पृथ्वी में गिरती है, स्नो के रूप में पृथ्वी में गिरती है। ठीक है, इसको वो कहते हैं हम लोग हेल या ओला कहते हैं। अगर इसका मेजरमेंट की बात करें तो इसका जो व्यास होता है, ठीक है ना, इसका जो डायामीटर होता है वो लगभग 5 to 50 मिलीमीटर तक हो सकती है। देखो 5 to 50 मिलीमीटर काफ़ी बड़ा होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें स्नोफॉल, हिमपात बोलते हैं इसको हिंदी में, हिमपात। हिमपात में क्या होता है, वायुमंडल में ऐसे कई स्थान होते हैं जिन स्थानों पर वायुमंडलीय टेम्परेचर कौन सी टेम्परेचर? वायुमंडलीय टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चली जाती है। ठीक है, जब नीचे चली जाती है तो एटमॉस्फियर की वायु या एयर जल से संतृप्त नहीं हो पाती, वाटर वेपोर से संतृप्त नहीं हो पाती, जल वाष्प से संतृप्त नहीं हो पाती। यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, डू नॉट सैचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त नहीं हो पाती वाटर वेपोर से। जब संतृप्त नहीं हो पाती तो यहाँ पर जल वाष्प जो होता है, वाटर वेपोर होता है, ये छोटे छोटे हिमखंड बना लेता है। ये क्या करता है? डायरेक्टली हिमखंड बनाता है, बर्फ के छोटे छोटे पीसेस बनाता है। ठीक है, और ये आकार छोटे छोटे आकार में जमने लगते हैं। आकार उस आकार में गोल गोल घेरे घेरे में ऐसा बन गया, कंचे के समान बन गए। ठीक है, और वो एकाएक जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पहले वो जमता है, उसके बाद में सीधे सीधे पृथ्वी पर गिरती है। इस स्थिति को स्नोफॉल या हिमपात कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेज़रमेंट है, इसका मेज़रमेंट डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है क्लाउड या बादल। क्लाउड या बादल सभी जानते होंगे, बादल किसी से छुपा नहीं है, बादल सभी देखते हैं, रोज़ देखते हैं। ठीक है, तो बादल जलवायु के महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंस कंपोनेंट है ये। किसका? इम्पोर्टेंस कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। हमारे वातावरण में जलवायु के महत्वपूर्ण घटक होते हैं क्लाउड या बादल। ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा रेनफॉल होती है। ठीक है, क्या होती है? रेनफॉल होती है, बारिश होती है। ठीक है, याद रखना आप लोग, इसकी परिभाषा कैसे होगी? धरातल से, हमारे पृथ्वी के धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर, अलग अलग ऊंचाइयों पर जलवाष्प संघनित होता है। जलवाष्प के संघनित होने के कारण जल शिखर या हिम शिखर का निर्माण होता है। जल शिखर या हिम शिखर पूरी तरह से जल में कन्वर्ट तो हुआ नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें और थोड़ी थोड़ी वायु रहती है। हिम शिखर या जल शिखर का निर्माण होता है। ठीक है, उस स्थिति को जिसमें धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप जल शिखर और हिम शिखर का निर्माण हो, बादल या मेघ कहलाता है। क्या कहलाता है? बादल या मेघ कहलाता है। बहुत इजी है ये। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट पढ़े थे आपने, पाले पढ़े थे, चूँकि एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए पाले फर्स्ट। तो मैं थोड़ा सा इस पर हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑन प्लांट्स, क्योंकि एग्रीकल्चर है ना, ये कृषि पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब पाला गिरता है तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए पौधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं फटाफट आपको छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता देता हूँ। आपके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। पैट वगैरह की एग्ज़ाम अगर देंगे तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, जब फ्रस्ट किसी पौधे की पत्तियों पर पड़ता है, शाखाओं पर पड़ता है, तो उसका जो कोशिकाओं का जो द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है,
ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये जमता है तो सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती, नष्ट हो जाती, फटती है। सेल वॉल क्रैक, फट गई, कोशिका भित्ति फट गई। फटने से क्या होता है? प्लांट डेड, पौधे मर जाती, मृत हो जाती पौधे। समझ में आया? हमको पता है कि पूरे पृथ्वी के धरातल पर कहीं पर ज़्यादा गहरा खाई है तो कहीं पर पहाड़ पर्वत भी है। तो ऊंची नीची तल वाली भूमियों में, ऊंची भूमि की अपेक्षा निचली तल वाली भूमियों में पाले से ज़्यादा नुकसान होता है। याद रखेंगे आप लोग, ऊंची नीची तल वाली भूमि में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ता है? निचली तल वाली भूमि में पाले से ज़्यादा नुकसान होता है। निचली तल वाली भूमि मतलब जहाँ पर जलवायु ज़्यादा हार्ड नहीं रहती। हार्ड नहीं रहते क्या मतलब? हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं हमारे लिए अच्छी जलवायु है। याद रखना, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सिंची में रहते हैं, ना ज़्यादा ठंड है, ना ज़्यादा वर्षा है, ना ज़्यादा गर्मी है। हम लोग लगभग इक्वल कंडीशन वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो निचली हिस्से में ज़्यादा पाले का प्रभाव होता है, नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये जितने भी प्रकार के चना वाली फसल है, मतलब ग्राम चना को करता है, जितने भी प्रकार की पल्सेस है, दाल है, इनको और सरसों वगैरह को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आलू भी अगर आपने लगाए हैं तो अगर पाला आता है तो आलू के पौधे को काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। चना में, दाल प्रदान करने वाले पौधों में, ठीक है, मटर वगैरह में, सरसों वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। मटर भी है ना, इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पाला से ये तो हो गया, इसका इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांसप्लांट्स हो गया। अब हम लोग क्या उपाय करेंगे इसके लिए? पाले से बचने के क्या उपाय करेंगे? ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे आप इसको? कंट्रोल तो आप कर नहीं सकते, कंट्रोल तो आप कर नहीं सकते, आप सिर्फ बचने के उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल फैक्टर है। ठीक है, ये प्रकृति से संचालित होने वाली एक घटना है, प्राकृतिक रूप में होता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम बरत सकते हैं? देखिए फटाफट। फर्स्ट, जिन स्थानों में पाला आता है, पाला गिरने की संभावना ज़्यादा रहता है, उन स्थानों पर सबसे पहले हमको क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। क्या कर देना चाहिए? इरिगेशन फार्मूला को अपना लेना चाहिए। इरिगेशन फार्मूला अर्थात सिंचाई कर देनी चाहिए हमको। दूसरा, ऐसे फसल लगाना चाहिए जो पाला अवरोधी हो। कैसा हो? फर्स्ट, प्रोटेक्टर हो। ठीक है। नेक्स्ट, जिन पौधों को ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है उस जगह पर क्या कहना चाहिए, वो घर में हम जब वो कार्यक्रम वगैरह कराते हैं तो क्या लगाते हैं? ऊपर डेकोरेशन करते हैं ना, ऊपर को पैक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुआल। पुआल पुआल ये ऐसा पाल या पुआल, पाल से ढकना चाहिए, पुआल से ढक के रखना चाहिए। अब देखो इतना बड़ा एरिया में आपने लगाए तो ढकेंगे कैसे भैया, वो आप जानो, लेकिन ये भी एक तरीका है बचाव से। ठीक है। पहाड़ों पर पौधे ढाल पर लगाना चाहिए, जो माउंटेन एरिया होता है, माउंटेन वाला एरिया होता है। ठीक है। यहाँ पर किस में लगाना चाहिए पौधे? ढलान पर लगाना चाहिए हमको, याद रखने हैं, बहुत पावरफुल चीज़ है। ढलान पर लगाना चाहिए ताकि बह के निकल जाए, गिर जाए। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ एंड देन लास्ट, पौधे के आसपास वायुमंडलीय ताप को बढ़ाने के लिए हमको लगातार धुआं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं इसमें लिख देता हूँ, बर्निंग एक्टिविटी को बढ़ा देना चाहिए। लगातार जलाना चाहिए किसी न किसी चीज़ों को, धुआं करना चाहिए वहाँ पर। ठीक है। क्या करना चाहिए? धुआं करना चाहिए। ऐसा ये याद रखेंगे आप लोग। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ये तो हो गया फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन अर्थात संघनन।
ठीक है, वो तो हो गया संघनन के स्वरूप। उसके बाद मैं थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ वेदर जो बाकी रह गया था उसकी चर्चा भी कर लेता हूँ आपके लिए। एक एलिमेंट होता है इसमें जिसको विंड बोलते हैं हम लोग, पवन बोलते हैं, विंड, पवन। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। विंड क्या होता है आपको पता है, ये भी एक वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंस कंपोनेंट है, अवयव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटक है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये पूरे जलवायु के लिए, वायु। ठीक है, तो जब टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होता है, टेम्परेचर और रेनफॉल पर ये वाइंड जो होता है या विंड जो होता है ये कंट्रोल करके रखता है। किसको कंट्रोल करके रखता है? कंट्रोल्ड, किसको किसको? टेम्परेचर को और रेनफॉल को, वर्षा को, ये कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। हमारे पृथ्वी के धरातल पर तापमान अलग अलग जगह रहता है, तापमान समान नहीं है, ये याद रखिए। टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर मिलेगा। टेम्परेचर डिफ्रेंशिएशन के कारण लो और हाई, निम्न और उच्च एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है। याद रखेंगे, टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएशन या विभिन्नता के कारण निम्न और उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, वायुभार का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण जो एयर होता है वो हमेशा हमेशा जिसके कारण वायु हमेशा लंबवत और क्षैतिज अवस्था में बहते रहती है, लंबवत और क्षैतिज अवस्था में बहते रहती है एयर। याद रखेंगे आप लोग, लंबवत, क्षैतिज, अर्थ। क्लियर है? लंबवत कैसे बहेगी और क्षैतिज कैसे बहेगी? ठीक है, वायुमंडल में जितनी भी प्रकार की घटनाएं घटेंगी उन सारी घटनाओं का कारण है वहाँ पर उपस्थित ये विंड या वायु। धरातल पर, हमारे पृथ्वी की सतह पर वायु जो चलती है उसका कारण ये है कि धरातल पर जो तापमान रहता है वो काफ़ी वैरायटी लिया हुआ रहता है, असमान ताप होता है, समान नहीं होता। ठीक है, तापमान की इस विभिन्नता के कारण कहीं पर वायु गर्म होती है, कहीं पर ठंडी होती है। इस टेम्परेचर डिफ्रेंशिएशन के कारण कहीं पर क्या होता है, कूल एयर होते, वायु ठंडी होती है, तो कहीं पर गर्म होती है। ठंडी और गर्म होने के कारण, दोनों होने के कारण वायु का प्रवाह, पवन का प्रवाह अर्थात उसको गति प्रदान करता है, वो गति करते रहती है, वायु मूवेबल कंडीशन में रहती है, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। समझ में आ गया? अब हम देखें, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्षैतिज कंडीशन में जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इस अवस्था में अगर हम लोग जाते हैं तो वायुदाब के वितरण में अंतर होता है। वायु का जो घनत्व होता है, वायु का डेंसिटी होता है, वो भी अलग अलग होता है। दोनों के अलग होने के कारण वायुदाब, ठीक है ना, वायुदाब अलग है, वायु का घनत्व अलग है, तो दोनों में अंतर होने के कारण पवन में प्रवाह लगातार बने रहता है। पवन में प्रवाह बने रहता है तो जलवायु को हमेशा प्रभावित करते रहेगी। समझ में आया? जब वायुदाब प्रवणता प्रपाती होती है, ठीक है, जब वायुदाब प्रवणता प्रपाती होती है, जब वायुदाब कैसे होती है, प्रवणता प्रपाती होती है, ऐसा याद कर लीजिए इसको। जब प्रपाती होती है तो वायु की गति काफ़ी तीव्र होती है, हाई स्पीड से निकलती है। और जब वायुदाब प्रवणता लो होती, कम होती है, तब हवा की गति भी लो होती है। ठीक है ना, इनकी गति भी
लो होती है, कम होती है। ठीक है, और एक और एलिमेंट आता है विंड के अलावा, विंड के अलावा, और वो एलिमेंट है लाइट या धूप। लाइट या धूप। अब बोलेंगे धूप या लाइट का क्या कनेक्शन एटमॉस्फेयर से या क्लाइमेट से, तो बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये भी याद रखिए कि विभिन्न प्रकार के पौधों की बढ़ोतरी के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, किसी भी प्रकार के बॉटेनिकल फॉर्म्स के वृद्धि के लिए, ग्रो के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सनलाइट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है ना, किसके किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिए। आप पूछेंगे तो मैं भले बता दूंगा। विकास के लिए, वृद्धि के लिए और वितरण के लिए लाइट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। समझ में आया? पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन, सूरज है। याद रखेंगे अभी आप लोग। और जो लाइट होता है वो सनलाइट का इनविजिबल पार्ट होता है। इनविजिबल पार्ट होता है, याद रखेंगे। इसको दिखाई नहीं देता, ये देख नहीं सकते इस विकिरण को आप। ठीक है, और यही विकिरण जो इनविजिबल है, इसी लाइट का उपयोग करते हैं पौधों की लीफ में पाई जाने वाली क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका उपयोग करती है। ठीक है, क्लोरोफिल उस वेवलेंथ को उपयोग करती है, अपने लिए कार्बनिक मटेरियल का निर्माण करती है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, अब आपको ये जानना चाहिए कि कितने मात्रा में उपयोग करती है। तो बहुत थोड़ा भाग, ये जो पत्ती में पाई जाने वाली क्लोरोफिल है, सिर्फ 0.42 टू 1.66% तक ही प्रकाश या लाइट का उपयोग करती है। पत्ती में पाई जाने वाली क्लोरोफिल इतने कम प्रकाश का उपयोग करती है। समझ में आ गया? पौधों की वृद्धि में जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसका लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके किस्म को बढ़ाने में दीप्तिकालिता की अवधि ज़्यादा प्रभावित करती है कि लाइट फोटोपेरिडिज्म, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा कभी। ठीक है, प्रकाश की दीप्तिकालिता बोलते हैं। एक निश्चित दीप्तिकालिता की ज़रूरत पड़ती है, फोटोपेरिडिज्म की ज़रूरत पड़ती है प्रत्येक पौधों को। कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको दिन में 7 घंटे की प्रकाश चाहिए, कुछ पौधे ऐसे जो 3 से 4 घंटे में ही ग्रो कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार के इसमें कंटेंट आता है। ठीक है, इस प्रभाव के कारण हरे पौधे की लगातार वृद्धि होती है। क्या होता है? वृद्धि होती है। जो प्रोटोप्लास्ट है उसका निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, प्रोटोप्लास्ट सिंथेसाइज निर्माण होता है। जल की पारगम्यता बढ़ती है, जल के अवशोषण में मदद मिलती है। परमिएबिलिटी मैंने कहा अभी, पारगम्यता में मददगार है, अवशोषण में मददगार है। ठीक है, एक्सक्रेशन में मददगार है। उत्सर्जन बोलते हैं, जल कौन सा उत्सर्जन है? वाटर एक्सक्रेशन, और इसका नाम क्या आता है? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं जिसको आप लोग। ठीक है, रेस्पिरेशन में मदद करती है। देखो, ग्रोथ, विकास, प्रोटोप्लाज्मा का संलयन, जल ग्रहण में मदद करती है, पारगम्यता को बनाए रखती है। ठीक है, पानी के उत्सर्जन या जलोत्सर्जन, जिसको हम लोग प्रकाश का वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जल का वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है।
और फोटोसिंथेसिस भी एटसेट्रा वर्क, एंजाइम्स एक्टिव इसी के द्वारा होता है। फ्लोरिंग कन्वर्शन अर्थात फुल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया इसी के द्वारा होती है। और अंत में मैं सीधा सीधा कह दूं तो मैच्योरिटी जो आती है वो प्रकाश की उपस्थिति के कारण आती है। ठीक है, देखो पानी को भी कंट्रोल कर रहा है पेड़ पौधों में ये प्रकाश। क्लियर है? जब बादल वाला मौसम होता है उस समय प्रकाश सामान्य की अपेक्षा 4% कम होता है, याद रखेंगे आप लोग। जब क्लाउड होता है ना तो इस समय लाइट की जो वैल्यू है वो 4% लेस हो जाती है, कम हो जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा नए टॉपिक के साथ। ठीक है।